एक्शन। वक्त बदलता है, दिन गुजरता है, मेहनत से इंसान मुस्तकबिल बदलता है। हार जाता है हर वो शख्स जो सिर्फ तसव्वुर करता है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर शो वंस अगेन। बॉलीवुड फ्राइडे प्रेजेंट्स अनफोल्ड विद जीनत सीजन 1, पावर्ड बाय टीमोलॉजी सॉफ्टेक एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त जीनत। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास होने वाले हैं, जिनको अलग अलग कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। कोई नेहल के नाम से जानता है तो कोई माधवी के नाम से जानता है, जिन्होंने बैक टू बैक काफ़ी हिट वेब सीरीज और शोज किए हैं और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से काफ़ी अच्छी अपनी जगह बना ली है। तो चलिए आप सबके साथ वेलकम करते हैं आप सबकी और हमारी फेवरेट शाइनी दीक्षित। सारी चीज़ों में इंटरेस्ट दी है, तो तुम अगर दिखोगी टीवी पर तभी मैं तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा, वरना वापस आ जाओ। 14 में मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने रोज़ ऑडिशंस देना शुरू किया और मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा। उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया था। फिर उसके बाद जोधा अकबर हुआ। जोधा अकबर करने के बाद हाँ, मैं मूवी करना चाहती हूँ रणबीर कपूर के साथ। फेक लोग नहीं पसंद मुझे, दोगले लोग नहीं पसंद। तो मुझे नहीं पता था कि बोल्ड सीन्स को वो ज़्यादा दिखाते हैं। फिर मुझे इंडियन मार्केट समझ में आने लगी कि बोल्ड सीन्स भी ज़रूरी होते हैं अगर आपको इस मार्केट का पार्ट बनना है। एक लड़की अपना घर चलाने के लिए कुछ भी काम कर रही है, वो इसलिए नहीं कर रही है कि वो आपकी महबूबा बन सके या माशूका बन सके। तब मैंने ये बोल्ड स्टेप लिया 2019 में, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी पर्सनली सफ़र करना पड़ा। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि लोग क्या कहेंगे और ये सब मुझसे मेरे साथ लोग करने लग गए थे जो मुझे जानते थे। मैं उस चीज़ में फंस गई थी। मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं अपना और एक तमाम का ऐसे पोस्टर लगा के रखती थी। तो वेलकम शाइनी टू आवर शो बॉलीवुड फ्राइडे प्रेजेंट्स अनफोल्ड विद जीनत में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जीनत फॉर इनवाइटिंग मी। मैं तो आज सोच रही हूँ कि मैं आज शाइनी से क्या क्या क्वेश्चन पूछूं और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि कहाँ से आपकी जर्नी का पूछूं या आपके प्रोजेक्ट्स बताऊं कि आपने क्या क्या किया अपनी ऑडियंस को। मैं सोच रही हूँ हम आज आपकी जर्नी से शुरू करेंगे और मैं चाहूँगी आप ऑडियंस को सब कुछ बताओ कि आपने क्या क्या किया है और हमारे साथ आज कौन सी हस्ती बैठी है। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी एंड आई एम वेरी वेरी obliged टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। तो शाइनी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। मेरी जर्नी बेसिकली I'll start that 2014 में I started working as an actor and it is a dream come true because I always wanted to act and 2014 में मैं पता नहीं suddenly shift हुई मुंबई। Basically I was a fashion stylist but I always wanted to be an actor. अच्छा। Yeah, so somehow I shifted to Mumbai and 2014 में मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने रोज़ ऑडिशंस देना शुरू किया और मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा। बट मेरे सारे फ्रेंड्स जो थे वो थिएटर कर रहे थे या कोई क्लासेस ले रहे थे, पर मुझे था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं और इतने पैसे नहीं है वेस्ट करने के लिए। इट्स बेटर कि मैं ऑन बोर्ड सीखूं। जब मैं लोगों से मिलूँगी, कलाकारों से मिलूँगी, अगर मेरी कला अच्छी होगी अपने आप में वो सुधरती चली जाएगी। अगर मैं अच्छे कलाकारों और फिल्म मेकर्स या मेकर्स से मिलूँगी तो वही हुआ, मुझे सीखने के पैसे मिलने लगे। अच्छा हाँ, on the way, but it was lot of effort. As I said कि
मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ा दिल्ली से। तो वहाँ पे जो लिविंग होती है, आपका रहना, खाना, पीना और आपका रेंट, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना ज़रूरी है और अच्छा काम करना ज़रूरी है, मतलब आपको चूज़ी भी होना है। तो वो अपने आप में एक फ़ाइट थी, बट माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव कि वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे थे फाइनेंशियली। सो आई वॉज गेटिंग दैट सपोर्ट फ्रॉम देयर एंड मैं ऑडिशंस देती चली गई और मेरे पास एक ही टाइमलाइन थी, एज 1 month was there to prove myself. My father said कि मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम अगर दिखोगी टीवी पर तभी मैं तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा, वरना वापस आ जाओ। अच्छा। तो फिर उस 1 महीने में मेरी टीवीसी आ गई और मैंने कहीं ना कहीं, और वो आनी थी डिजिटल पे लेकिन वो टीवी पर आ गई। अच्छा। तो मेरे पापा ने टीवी पे देखा, फिर उन्होंने मुझे हेड्स अप दिया, लाइक ग्रीन फ्लैग दिया कि जाओ अब तुम कर सकती हो जो भी। करते 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 मैंने एक टीवी शो किया जो ऑन एयर नहीं आया, लेकिन उन फिल्म मेकर्स ने मुझे नोटिस कर लिया था। आई मीन दोज टीवी शो पीपल एंड दे आर फिल्म मेकर्स नाउ। सो उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया था। फिर उसके बाद जोधा अकबर हुआ। जोधा अकबर करने के बाद फिर एकता मैम, मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं अपना और एकता मैम का ऐसे पोस्टर लगा के रखती थी। तो सडनली एक जगह खुली थी, तो आई बम्प्ड इनटू हर, मतलब मैं उनसे टकरा गई और मैंने उनको बोला कि मेरा पहला शो जो था वो आपके साथ ही था। तो उन्होंने कहा आजकल क्या कर रही हो? तो मैंने कहा मैम मैं एक शो कर रही हूँ लाजवंती, जो ZTV पर आता है, पर मेरी रेगुलर शूट्स नहीं हो रही हैं क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लाइक आप जब जाते हो मुंबई और अगर मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आपको अगर बोलते हैं 15 दिन शूट कर आएंगे लेकिन फिर वो कम डेज होते हैं, तो मैं उसमें भी सफ़र कर रही थी। ऐसा भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आप पे 15 डेज का 10 डेज की शूट होती है, ऐसा कुछ भी? 10 days they were shooting with me only for 2-3 days in a month. What? Yeah. So this was really surprising for me because as I told you, मेरे लिए बहुत stressful होता है, और आपका टीवी शो या कोई भी प्रोजेक्ट करने के 3 months बाद आपको आपकी इनकम मिलती है, आपको आपकी सैलरी मिलती है। So that is like very frustrating when you know you have to pursue your dreams, you have to be rich enough. I believe that. So dreams have a cost, or either way you have to keep working, theatre, this, that, or maybe side पे कोई job. So Ekta ma'am was very kind and she casted me the very next day without any audition. She just saw me and she just maybe spoke to casting people about me, and next day they asked me कि आपको ये contract sign करना है और आपको negative lead मिल गया है स्टोरी टीवी पर। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा कोई ऑडिशन नहीं देना है? मैं ऐसे साइन करी थी, लाइक नहीं कोई ऑडिशन नहीं देना है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था, ये मेरी ड्रीम थी कि मुझे कोई ऑडिशन नहीं देना, बस मैं थक गई हूँ, अब मुझे बिना ऑडिशन के ऐसे ही सेलेक्ट होना है। दैट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड बिलीविंग कि हम जो भी सोचते हैं वो हमेशा सच होता है। यू हैव टू रियली बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड योरसेल्फ, और कैसे कहाँ से हेल्प आएगी कब आएगी पता नहीं होता। सो मेरे लिए लाइफ बड़ी मैजिकल हो गई। फिर उसके बाद मुझे एक और टीवी शो मिला जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। दैट वाज जिंदगी की महक ऑन ZTV, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि उसकी शूट दिल्ली में हो रही थी एंड माई फैमिली वाज अराउंड। नेहल को कौन नहीं जानता है? ऐसा कोई बंदा नहीं है जो नेहल को ना जानता हो। ये तो मैंने देखा हुआ है आपका। नेहल को तो मतलब ऐसे चाहते हैं घर वाले कि हाँ ये नेहल है, अभी कहीं से भी निकल जाएगी आपके नाम से नहीं जाएंगे, हाँ नेहल के नाम से जरूर जानेंगे। दैट्स ट्रू, दैट्स सो ट्रू। ऐसा कभी हुआ है वैसे किसी ने रोक के बोला आप नेहल हो ना? जी बिल्कुल। जब अभी तक इनफैक्ट हमारा शो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था, मैं उसी दौरान जब हमारा शूट चल रहा था तो मैंने एक छोटी सी छुट्टी ली थी और मैं दुबई गई थी। वहाँ कुछ 15-20 लोग मेरे पीछे पड़ गए और पूछने लग गए अब कहानी में आगे क्या होने वाला है, और मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपको उसके लिए टीवी देखना पड़ेगा, और ऐसा अभी तक होता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट शो। चलिए, एक तो ये मैनिफेस्ट किया था आपने कि एकता के साथ आपको मिल जाए, वो हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक मैनिफेस्टेशन और है जो मैं बता नहीं सकती। ऑफ कोर्स उसको पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है कि वो अभी तक रियल नहीं हो रही है, बट आई डोंट नो। और भी तो आपने इसके बाद प्रोजेक्ट्स करे थे? जी हाँ बिल्कुल मैंने किया। एक्चुअली मैं ना खाली नहीं बैठ सकती, मुझे ना मुझे ये होता था कि मुझे खाली नहीं बैठना, मुझे कुछ ना कुछ काम करते रहना है। तो जब मैंने टीवी शो ये 2 साल के लिए किया तब मुझे समझ में आया कि मैं ये 2 साल एक ही किरदार को नहीं निभा सकती।
मुझे स्विच करना है एवरी 20-30 डेज, या तो मुझे फिल्म्स करनी है। और उस टाइम वेब शो का पैटर्न शुरू हुआ था, इट वॉज़ वेरी न्यू। तो मैंने सोचा कि एक्सप्लोर करते हैं, मैंने किया एक्सप्लोर। और मैंने मेरा फर्स्ट जो वेब शो था वो था तड़प। तो वो था एक प्लेटफॉर्म के लिए जिसमें मुझे नहीं पता था कि बोल्ड सीन्स को वो ज़्यादा दिखाते हैं या ऐसा होता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि उसकी स्टोरी इतनी अच्छी थी, वो कैरेक्टर इतना अच्छा था, तो मैंने सोचा कि शायद बोल्ड सीन नज़रअंदाज हो जाएंगे। पर फिर मुझे इंडियन मार्केट समझ में आने लगी कि ये बोल्ड सीन्स भी ज़रूरी होते हैं अगर आपको इस मार्केट का पार्ट बनना है। सिर्फ स्टोरी पे कोई नहीं, लोगों को मसाला भी चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि जैसे बोल्ड सीन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है एवरी स्टोरी या एवरी फिल्म मेकर का, तब मैंने ये बोल्ड स्टेप लिया 2019 में, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी पर्सनली सफ़र करना पड़ा। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि लोग क्या कहेंगे, और ये सब मुझसे मेरे साथ लोग करने लग गए थे जो मुझे जानते थे कि तुमने क्या किया है, क्योंकि एकदम से समझ रहे यू नो स्विच हो गया ना बिल्कुल ही। हाँ, तो देवर लाइक कि तुमने क्या किया है, घर की इज्जत, ये वो वाला। मैं सच में एक टाइम पे बहुत डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं उस चीज़ में फंस गई थी कि लोग क्या कहेंगे। पर मैंने अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला और मैंने फिर से काम करना शुरू किया। कम से कम 1-1.5 साल मैंने कुछ नहीं लिया। फिर मैंने कहा लोग कहेंगे, लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ कहते हैं, वो तो उनकी से ही कुछ ना कुछ कहेंगे, अगर उनकी भी टेंशन आप लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा कि छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं। इस लोग क्या कहेंगे से निकलना बहुत मुश्किल होता है। पर फिर I fought with it and I came out of it and touch wood I'm working fine. I don't want to disturb you, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया था? फर्स्ट ये हो गया था कि फैमिली की तरफ से या बाहर वालों की तरफ से? फैमिली की तरफ से तो इतना नहीं हुआ था जितना मुझे लोगों की थिंकिंग समझ में आने लगी थी। जैसे मुझे एक कहावत है, पढ़े लिखे गंवार, वो मुझे सच लगने लगी थी कि ये लोग इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, ये कहते हैं इतने मॉडर्न है अपने ख्यालात में। तब मुझे समझ में आया कि ये लोग ये कुछ भी कर ले, दुनिया इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी है कि बातें बड़ी बड़ी करेंगे, इनके पास पैसे बहुत होंगे, लेकिन इनकी सोच बहुत छोटी है। जब सोच की बात आती है ना, तो वो सोच मुझे इफेक्ट कर रही थी कि ये दुनिया कैसी है, कितनी अजीब है। बट मेरे खुद के दोस्त मुझे क्वेश्चन करने लगे और फिर मैं खुद ही से सोचने लग गई कि यार मैंने क्यों किया, किस लिए किया। बट फिर अब मुझे जाके कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक काम था, मैंने इसे काम की तरह किया, उसकी वजह से मुझे और काम मिल रहा है जो कि अच्छा भी है। और आजकल तो इतना नॉर्मल हो गया है, लाइक बोल्ड सीन, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल। मतलब लेकिन मोस्टली लोग सोचते हैं कि बोल्ड सीन कर लिया अब इसका करियर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी होता है। ये तो बिल्कुल भी, आप खुद देख लो, अभी आपने एनिमल देखी होगी शायद मूवी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होता है। ये तो आपके स्टार्स की और आपके लक की बात है। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो आपको एक इमेज बना देता है इंसान की कि शायद ये बोल्ड करती है तो इसको बोल्ड ऑफर्स ही करते रहो। ये ज़रूरी नहीं है, आपको एक्टिंग भी देख लेनी चाहिए और आपको उस इंसान के कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली जो आपको लगता है कि आप उसको दे सकते हो वो देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब एक स्टीरियोटाइप्स हम लोग बना लेते हैं ना कि ये तो ऐसा करती है तो ऐसा ही करेगी। मतलब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसे बोल्ड सीन्स होते हैं तो जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है, तो मतलब इतना कंफर्टेबली हो जाती है सारी चीज़ें, मतलब ऐसे इतने क्रू के आगे, मतलब कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया इन सब चीज़ों के लिए? ओके, सो देन क्रू के आगे वो एक्चुअली क्या होता है कि दे आर स्पेशलाइज्ड पीपल, प्रोफेशनल्स है ना सारे। तो there's going to be a team of girls, you know, and proper professionals who are actually working. उनके लिए ये एक्साइटिंग नहीं है, उनके लिए काम है, ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो ऑडियंस के लिए काफ़ी एक्साइटिंग है। बट जो फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए तो ये रोज़ की बात है कि आज अब आप जैसे बोल्ड सीन को हम इतना बड़ा बना रहे हैं, लेकिन अगर व्हेन यू गो बैक इन टाइम, Raj Kapoor used to only make films which were out of the world, good stories, bang on bold scenes. Zeenat Aman, one of the finest stars, she has done it, and she is glamorous to look at. Mandakini, and all the films he used to make, he was called a showman, irrespective. But the stories were also good, and he also knew that this is something which sells in the market.
पीपल, अब आप एक बात बताओ, एक कहानी गंभीर चल रही है, कितने लोग देखेंगे, कितने मर्द बैठ के वो देखेंगे, कहेंगे औरतों का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मसाला आ जाएगा तो एक इंसान भी बैठेगा, हाँ कहानी अच्छी है, इसमें मसाला भी है, सब है और कहानी भी अच्छी, तो तब जाके एक ठहराव वाली चीज़ें सिर्फ औरतें ही देख पाती है मेरे ख्याल से। मर्द इतना देखना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए आई थिंक मसाला ऐड ऑन होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई बड़ी एक्ट्रेस बोल्ड सीन करती है तो ठीक है, अगर किसी नए ने आके कर दिया तो बेकार है, ऐसा कुछ? बिल्कुल, आपको नहीं लगता? मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर आपको नहीं लगता ऐसे? मैं चाहती हूँ आप बताओ ऑडियंस को कि मैं नाम लूँ? नहीं कि होता क्या है एक्चुअल में, ऐसा फैक्ट है या नहीं है? ऑफ कोर्स, अगर आप बड़े चैनल के लिए काम कर रहे हैं तो आप स्टीरियोटाइप नहीं होते हैं, वो वाओ उसने कितनी अमेजिंग एक्टिंग करी है। अगर आप किसी लो बजट मूवी कर लेते हैं, अगर आपको फाइन फिल्म मेकर्स ने अभी तक देखा नहीं, उनकी नज़र नहीं पड़ी है, तो हाँ नॉर्मल लोग, तो जो नॉर्मल कास्टिंग डायरेक्टर है वो आप फिर उस स्टम्बल में फंस सकते हो। डेफिनेटली यस। ठीक है, मतलब ऐसा भी होता है कि ट्रैप में फंसाते हैं लोग अगर बोल्ड सीन का? ऑफ कोर्स, अगर आप भोले इंसान हो तो आप कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको एक पहले शुरुआत में बात बोली थी कि जब आपको रेंटल्स निकालने होते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम एक्टिंग है, आपका पैशन एक्टिंग है, तो आप क्या करोगे? और तो आप एक्टिंग ही करोगे, और उसमें आपको जो काम मिल रहा है आपको कभी कभी वो करना पड़ेगा। आप कैसे चूज़ करोगे? क्योंकि बिल भी ड्यू है, लाइट का बिल ड्यू है, सारे बिल्स ड्यू है ना, आपको करना पड़ेगा ये। तो आपको कभी ऑफर आया ऐसे? कैसे? वैसे फंसने वाली ड्रैप? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब मुझे होता था कि मैं चूज़ कैसे करूँ कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, मैं क्या करूँ, तो ऐसे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कैसे बोलते थे आपको कि क्या चीज़ करनी है, मतलब क्या रोल? मतलब बोल्ड सीन्स हैं आप करोगे, तो मुझे होता था कि अगर अच्छे से शूट करेंगे तो मैं करूँगी, और अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे तो कोर्स मैं करूँगी, और मेरे रेंट निकल रहे हैं। बट फिर एक वक्त के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ये सीन्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी एक्टिंग अच्छी खासी ठीक ठाक है, और अगर मेरी किस्मत में होगा, मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे अपने आप ही अच्छे रोल्स मिलने लग जाएंगे। लेकिन बोल्ड चीज़ करने से ये होता है कि आप लोगों की नज़रों में तो आते ही हो। मतलब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। एग्जैक्टली। मतलब एक आप तो लाइमलाइट में आ गए, एक बार तो दिख ही जाओगे ना लोगों को कि हाँ इस लड़की ने बोल्ड सीन करा, ये वही है। लेकिन साथ ही साथ आपने एक्टिंग भी तो करी है उसमें। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वही वाली आपकी वाली बात है ना, हर कोई सारी चीज़ें नहीं देखता है। अच्छा, मुझे पता चला है कि आपने एक पेजेंट भी किया। जी मैंने किया था। अच्छा, तो वो उसकी क्या स्टोरी है? तो बेसिकली जब 2013 में मैंने पैजेंट, जो मैं आपने मेंशन किया, मैंने किया था फेमिना स्टाइल डिवा के लिए, मैंने अपने कॉलेज की तरफ से किया था। देयर वाज दिस सर ऑफ माइन, ऋषि सर, जिन्होंने मुझे पुश किया था, क्योंकि मुझे एक्चुअली कभी भी रियलाइजेशन नहीं हो रही थी कि मैं कैसे क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस बनना है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यू लाइक ग्लैमर पार्ट ऑफ स्टाइलिंग। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैं सेलेक्ट हो गई, फिर मैं और सेलेक्ट होती गई। 7 दिन के लिए हम लोगों को प्रॉपर प्रिपेयर किया गया, उसमें मुझे फेमिना का फेस भी बनाया गया। तो बेसिकली उस पैजेंट में ना मेरे साथ क्या हुआ कि मैं टॉप 10 में आ गई, और मेरा जो नाम था वो आखिरी में उन्होंने अनाउंस किया। शिबानी डांडेकर हमारी वो थी, MC थी उसमें। तो अब मुझे लगा पता नहीं क्या तिरंगी सा नाम लिया है, तो मुझे लगा मेरा ही नाम है, क्योंकि किसी और का तो ऐसा नाम है ही नहीं। तो कंटेस्टेंट नंबर 6 बोला, तो मैं तो वैसे हाई से थी, फिर मुझे लगा मैं टॉप 10 में भी आ गई हूँ। एंड आई वाज लाइक अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा हे भगवान, कबीर खान मेरा जो है, फिल्मों से रिलेटेड कुछ भी पूछेंगे मैं बता दूंगी, पर और कुछ नहीं बता पाऊँ। सच्ची बताओ कैसा फील होता है स्टेज? बिल्कुल, जैसे पैर सुन हो जाते हैं, और इतने सारे लोग होते हैं उनके सामने, आप खड़े हुए हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको ये मौका मिला है, आप यहाँ खड़े हो इतनी जल्दी, अभी तो आपने सोचा ही था, और आप ऐसे खड़े हुए हो और लोग आपको देख रहे हैं, और लाइट आप पे पड़ रही है, और आपसे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। आप खड़े हो एक बात है, ऊपर से आपसे सवाल करे जा रहे हैं, तो वो तो एकदम से मतलब मैं तो लाल हो गई थी टमाटर की तरह, और मेरे को ऐसा हो रहा था कि अब मेरा क्वेश्चन कौन पूछेगा। वो चिट्स निकालते हैं, तो चिट्स आ रही थी सबके पास, तो मेरी चिट निकली और मेरे में आया सुशांत सिंह राजपूत, ऐसे मैंने बोला। और मैं वैसे मैं सोच रही थी कि काश कबीर खान होता, तो वो फिल्मों से रिलेटेड कुछ पूछता, ये क्या पूछेंगे मुझसे अब मैंने कहा ओह गॉड ये क्या पूछेंगे। तो उसने बोला कि व्हाट आर द 3 मस्ट हैव इन योर वार्डरोब।
और मैं इतनी इतनी ज्यादा, क्योंकि स्टाइलिंग से रिलेटेड था। मैं तो आप आने में सुहागा हो गया। तो पर आप सोचो मेरे साथ क्या हुआ होगा। मुझे सुनाई दिया व्हाट आर द 3 मस्ट, मैं इतनी नर्वस थी, व्हाट आर द 3 मस्ट हैव कलर्स इन योर वार्डरोब, और मैंने बोला वाइट, ब्लैक, और क्योंकि वाइट और ब्लैक तो होने ही चाहिए। और वो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं था, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कलर्स भी तो एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। पर अगर मुझे होता, पर ये जीतने वाला क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं है, कोई इस क्वेश्चन से कैसे जीत सकता है। सही बात। क्योंकि जो लड़की जीती थी उससे इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि तुम टाइम में वापस जाओगी तो तुम फैशन में क्या बदलना चाहोगी, और मेरे से क्या पूछना है। तो मेरे जीतने के तो हालात ही नहीं थे। तो काश मुझे उसी दिन मैं जीत जाती, मुझे मूवी मिल जाती। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जद्दोजहद लिखी थी, ये 10 साल का सफ़र जो मैंने 2014 में शुरू किया, और आज आई थिंक अगस्त के कुछ दिन रह गए हैं जिसमें मेरे को 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में। इमेजिन, और पता भी नहीं चला कि टाइम कैसे चला गया, बस काम करते 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 करते। जब इंसान ना पैशन होता है ना, जब इंसान का किसी चीज़ को लेके, तो उसको नहीं पता चलता टाइम का। आप एग्री करते हो इस बात को? 220%। अगर आप पैशनेट हो तो ऐसा लगता है वक्त का चला गया। ओ शिट, मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताया, मैंने इसके साथ टाइम नहीं बिताया, मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिर्फ काम को ही सारा टाइम देती रही। सो डोंट टेल मी आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं, मतलब बना नहीं अभी तक, ऐसा तो होना। एक्चुअली मुझे इंडस्ट्री में से तो कोई किसी को कभी डेट करने का रहा नहीं। मुझे हमेशा से था कि मैं एक नॉर्मल सिंपल फैमिली में जाऊँ और सिंपल से इंसान को डेट करूँ। तो कभी किसी पे क्रश नहीं हुआ, या फिर ऐसा नहीं हुआ कि हाँ ये बॉयफ्रेंड होता मेरा? वो तो एक फिल्म स्टार है, अब उसकी शादी हो चुकी है, तो अब क्या ही सोचना हूँ। कौन है? ऑफ कोर्स आई थिंक वो हर लड़की का फेवरेट है, रणबीर कपूर। ठीक है, और वैसे कोई क्रश, कभी को स्टार पे क्रश? सीक्रेटली 1-2 बार हुआ था, पर सब, मेरा लक इतना हार्ड था कि वो सब कमिटेड या शादीशुदा थे। तो मेरा कभी ऐसे अफेयर तो किसी से चला ही नहीं, क्योंकि सब ही कमिटेड या शादीशुदा लोग थे। तो फाइनली मुझे समझ में आ गया शायद इस इंडस्ट्री के लोग मेरे लिए बने नहीं हैं। नॉर्मल किसी लड़के को डेट करो, सिंपल, क्योंकि मुझे एक सिंपल लाइफ का आइडिया बहुत अच्छा लगा। दिल्ली के मुंडे तो लाइन मारते होंगे। वो तो मारते ही हैं। और तो उनमें से पहले भी कोई नहीं था जब दिल्ली में थे बॉयफ्रेंड? पहले तो था, वो तो एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी कहानी है। फिर हम साथ में मुंबई गए और हम साथ में ही शिफ्ट हुए। वो कहीं ना कहीं मेरा एक इमोशनल सपोर्ट था, हमने साथ में ट्राई किया, बट फिर वो वर्कआउट नहीं हुआ रिलेशनशिप, सो वी हैड टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन दैट। अच्छा, मतलब एक वही सीरियस था बस, काफी सीरियस। हाँ, उसके बाद कोई इतना, क्योंकि आप इतने साल किसी के साथ रहते हो, फिर आपको लगता है कि वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, फिर आपको दूसरे इंसान पे भरोसा करना, फिर टाइम इन्वेस्ट करना, वो मेरे पास था नहीं। मुझे एक्चुअली में काम करना था, तो या तो मैं वो करूँ या तो मैं ये करूँ। मतलब वो दोनों चीज़ें संभालना के लिए एक उम्र के बाद आपके पास वो एनर्जी आती है। नहीं, आपको लगता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप काम नहीं कर पाते हो अगर आप रिलेशन, आपका फोकस तो शिफ्ट होता है अगर पार्टनर सपोर्टिव नहीं है तो। अगर वो लड़ाई झगड़े हैं तो आपका 100% डिस्ट्रैक्शन तो आता ही है। तो आपको, आपके साथ ऐसा? मुझे डिस्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स जब आपका ब्रेकअप होता है तब उस टाइम पे, बट आई वाज सो लकी कि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट था जो मैंने बताया और मैं कर रही थी ज़िंदगी। पेरेंट्स को वैसे पता था कि आप ऐसे लिविंग में जाके रह रहे हो? नहीं, मैं लिव इन में नहीं थी, लिविंग देखा नहीं। नहीं, साथ दे अलग अलग थे। हाँ, मैं लिव इन रिलेशनशिप में नहीं। घबराहट हो गया। नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में होते तो अच्छी बात है, तो ज़्यादा जल्दी पता चलता है कि हम लोग कंपैटिबल नहीं हैं। आई थिंक लिव इन रिलेशनशिप इज़ अ बेस्ट आइडिया टू एक्सप्लोर मैरिज। आप इतने साल ना वेस्ट करके, ना डिवोर्स करके, यू कैन लाइक सेटल फॉर, कि आपको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं ये वर्कआउट नहीं होने वाला, ओके बाय। ठीक है, क्या पता ऑडियंस में से ही हो जो देख रहा हो, आपका लाइफ पार्टनर बन जाए आगे, तो कुछ उसको हिंट मिल जाए कि कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए शाइनी को। दैट्स अ क्वेश्चन आई डोंट नो एन आंसर टू, बट यार कुछ तो होगा मेल में कि मुझे हाँ ऐसे मिल। मुझे सिंपलिसिटी और मुझे रियलिटी, मुझे फेक लोग नहीं पसंद, मुझे दोगले लोग नहीं पसंद, मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। आई एम श्योर किसी को भी नहीं पसंद होते होंगे, और जो एक टाइम पे 10 लड़कियों के साथ होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। तो मुझे है कि एक सिंसेरिटी, एक रिस्पॉन्सिबल जो इंसान हो, जो अपने घर की तरफ भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, जो अपनी फैमिली को लेके काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, वैसा कोई इंसान। somebody who is responsible enough to consider emotions really well, I believe.
इमोशंस को जो वैल्यू करता हो ना, जो कनेक्ट भी करता हूँ आपसे। जो रियल हो इन शॉर्ट टर्म्स। एक चीज़ हमेशा फैक्ट सुनने को मिलती है कि बॉलीवुड में जो जाता है वो कास्टिंग काउच से नहीं बच पाता है, तो आपके साथ ऐसा हुआ? कास्टिंग काउच मेरे साथ ऐसा डायरेक्टली आई थिंक मुझे एक बार कॉल आया था जब मैं टीवी शोज़ के लिए ऑडिशंस दे रही थी, और मैं बड़ी क्लियर थी कि टीवी में ये सब नहीं होता है। तो पर जब आप प्रोसेस में होते हो तो मुझे कॉल आया कि आपको फलाना आना पड़ेगा मीटिंग के लिए और फलाना। मैंने कहा मैं आपका नंबर ना पुलिस में दे दूँगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप बोल्ड सीन्स करते हो तो मे बी तब पीपल थिंक इन अ मैनर, तो आई थिंक फिर वो अप्रोच करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, ये अगर ये काम कर रही है तो दूसरा काम भी करती हूँ। you know definitely men are mostly, I believe sometimes are very dumb to think that way कि अगर वो ये काम कर रही है तो अवेलेबल होगी और चीज़ों के लिए भी, पर ये बिल्कुल गलत है। ऐसा सच नहीं है कि एक लड़की अपना घर चलाने के लिए कुछ भी काम कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है कि वो आपकी महबूबा बन सके या माशूका बन सके। तो प्लीज़, ये आइडियोलॉजी से मुझे बहुत नफरत है। आपके कुछ को स्टार्स वगैरह उन्होंने कभी देखा आपने कि वो भी इस अपनी लिमिट से भी आगे बढ़ी हैं कभी? डेफिनेटली बहुत लोग हैं, पर फिर वही है ना, वो उनकी चॉइस है, वो उनकी लाइफ है। मेरे अपने रूल्स हैं। मुझे लगता है कि जो पर्दे के पीछे मुझे नहीं करना है, पर्दे के आगे करके वो एक कला का पार्ट है। आप एक कलाकार हो और अगर आप उसका प्रदर्शन कर रहे हो और उसमें कुछ गलत नहीं है मुझे लगता है, तो और सब करते हैं। मतलब अगर मैं हॉलीवुड में होती अभी तो मैं तो पता नहीं मतलब डॉलर्स ही डॉलर्स कमा रही होती। केट विंसलेट है और इतने सारे हॉलीवुड के नाम है, आई एम श्योर आपको भी बताओगे। बोल्ड सीन्स इज़ वेरी नॉर्मल वहाँ पे, तो अब इंडिया में भी बहुत नॉर्मल हो गया। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू किड्स तो स्पेशली कहते हैं ना 18 एंड अबव आर अलाउड, तो उस कंटेंट को आपको बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए बस। बट अगर आप जब करते हो तो आपको तब भी ये बात पता होती है कि एक इन्फ्लुएंस है जो ये 18 एंड अबव, लेकिन एक लव स्टोरी में, जैसे मैंने कहा कि मैंने तड़प करी है, एक लव स्टोरी में बोल्ड सीन होना बड़ी नॉर्मल बात है, क्योंकि फिर वो मसाला मिसिंग होगा, इनकम्प्लीट लगेगा। इंटीमेसी नहीं हुई तो फिर उसमें क्या उनकी बॉन्डिंग नजर। एग्जैक्टली, मतलब आपके हिसाब से वो ज़रूरी होना चाहिए। ऑफ कोर्स, वो एक दिखाने के लिए इंटीमेसी, तो वो लव मेकिंग तो ज़रूरी होती है। बट पता नहीं, सबके ख्यालात अलग है, सबकी एक्सेप्टेंस अलग है। एक दिल्ली की लड़की अकेले जाके मुंबई रह रही है, मतलब कितना टफ रहा उसके लिए वहाँ पर सर्वाइव करना। मतलब आप कैसे वहाँ पर सारी चीज़ें आपने सोचा कि मैं यहाँ पर ऐसे घर लूँ या फिर यहाँ पर ऐसे सर्वाइव करूँ, कैसी रही आपकी ये जर्नी? मेरे लिए काफ़ी टफ थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ, पहले तो रियलाइज़ नहीं होता था, क्योंकि पैशन इतना था कि कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, इतनी टाइमलाइन मिली है, तो रियलाइज़ ही नहीं होता था कि मैं कितना कुछ कर रही हूँ। मतलब मैं खाना भी लिमिटेड खा रही हूँ, मैं जिम भी जा रही हूँ, मैं पैसे भी बचा रही हूँ, और मैं काम पर भी जा रही हूँ, और मैं पैसे कमा भी रही हूँ, और मैं सीख भी रही हूँ। तो मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा था। पर फिर मैंने कम से कम 7-8 घर तो बदले हैं अपने। पहले मैं पीजी में रहती थी, तो मैंने 2 पीजी चेंज किए एक साल। मैंने मुंबई को समझा कि कैसे रहा जाता है। फिर मैंने एक दिल्ली से मेरी एक दोस्त थी, वो फैशन डिज़ाइनर थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं फ़ैशन में थी बैकग्राउंड में। तो वो आई, उसने कहा हम साथ में शिफ्ट होते हैं, तो हम दोनों साथ में हमने रेंट पे अपार्टमेंट लिया, फिर हम साथ में शिफ्ट हुए। 1 साल हम लोग वहाँ रहे। फिर उसके बाद मेरी ग्रोथ हुई तो मैं दिल्ली आ गई, क्योंकि मेरा टीवी शो दिल्ली में शूट होने लगा। फिर मैं जब वापस गई तो फिर से वो मुझे मिल गई, फिर से हम लोगों ने नया घर लिया। फिर मैंने एक और फ्लैटमेट के साथ घर लिया। फिर मैंने फाइनली एक घर लिया वर्सोवा में रेंट पर, जिसमें मैं अकेले रहने लग गई थी अपनी बहन के साथ। तो मेरी बहन भी शिफ्ट हो गई थी, लेकिन वो करीब उसने 5 साल के बाद शिफ्ट हुई थी। फिर उसके बाद वो मेरी बहन का काम था, वो लिमिटेड टाइम के लिए था, वो चली गई। फिर मेरा वापस अकेले रहना, फिर कोविड आ गया। फिर कोविड में भी मुझे काम मिल रहा था और मैं टीवी शोज़ कर रही थी बैक टू बैक। तो काम करते करते पता नहीं चला। पर मेरे लिए एक सबसे ज़्यादा बड़ी लर्निंग ये थी कि मुंबई में रहना आसान नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अकेले रहना बहुत टफ है, क्योंकि अगर आप अकेले रह रहे हो और आपके पास काम नहीं है तो आप सच में और आपके पास कोई पार्टनर नहीं है
या आपके पास अच्छे दोस्त नहीं हैं, जिसमें से मैं दोनों में लकी नहीं थी जब मैं मुंबई में थी। ना मेरे कोई खास अच्छे दोस्त थे, इक्का दुक्का दोस्त थे, वो तो आप कितना ही एक्सपेक्ट कर लोगे उनसे, उनकी अपनी लाइफ है। लेकिन जो मेरे बॉयफ्रेंड भी मुझे कोई ख़ास तो कोई मिला नहीं, तो वो ज़िंदगी में मेरी कोई ख़ास नहीं थी। तो व्हेन इट कम्स टू वर्किंग, आई वाज वर्किंग फाइन, बट फिर घर में आके एक सूनापन जो लगता है ना, वो लगता था। तो मैंने कहा कि फिर जब कोविड हुआ, कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो अब क्या हो रहा है ना कि मुझे मैक्सिमम काम दिल्ली से ही मिल रहा है। तो मुझे ये है कि मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रहना। कोविड के बाद से आप थोड़े से हिल भी गए हो कि आपके अपने आप से दूर हो गए, तो उसके बाद से ना वो एक दिमाग में मेरे आ गया है कि मुझे अपने मम्मी पापा से ज़्यादा दूर जाना नहीं है, मुझे उनके आसपास ही रहना है कि कल को उनको मेरी ज़रूरत हो तो मैं एटलीस्ट वहाँ हूँ तो सही। तो पर अब ऐसा लगता है कि मुझे लगता है मैंने एक नाम तो कमा ही लिया, और उसके बेसिस पे अगर मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने होंगे तो इफ़ आई बी लकी तो मुझे मिल जाएंगे। वैसे दिल्ली और मुंबई में क्या डिफरेंस लगा आपको? दिल्ली और मुंबई में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। यहाँ के लोग बहुत अलग हैं, यहाँ के लोगों का सोचने का तरीका बहुत अलग है, मैक्सिमम लोगों का, सबका नहीं। और वहाँ के लोग जो है ना वो बहुत प्रोफेशनल है। मतलब अगर 8 बजे है तो 8 बजे ही है। यहाँ पे क्या 8 बजे है तो 10:30 बजे, 10:30 है तो 12, 12:30 बजे, वहाँ पे 10:30 तो 10:30, 12 तो 12, इसीलिए वो 1 घंटे पहले का कॉल टाइम भी दे देते हैं। तो ये प्रोफेशनल कल्चर जो है वो बहुत बहुत अमेजिंग है मुंबई में। दिल्ली में ठीक है, मतलब यहाँ के लोग भी मुझे इतने जुगाड़ तो वैसे तो हर कहीं चलता है, पूरी दुनिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है। बट मुंबई में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मैं दिल्ली से मुंबई गई ना, और वो जो मेरा स्ट्रगल था, उस स्ट्रगल ने मुझे एक्चुअली अपनी रूट्स से कनेक्ट करवाया। और मैं ना एक बहुत ही फेक एनवायरनमेंट में जी रही थी। हाँ, ये लड़कियां हैं, ये थोड़ी हाई फाई हैं, मैं भी हाई फाई हूँ, फलाना ढमकाना। फिर मुझे जब मुंबई गई तो मुझे समझ में आया कि यार नहीं यार, असलियत तो ये है कि मतलब खुद से जब आप कमाने लग जाते हो, खुद से आपको जब एक वो सेंसिबिलिटी आती है, आपको सही लोग समझ में आते हैं, आपको सिंप्लिसिटी समझ में आती है, तो आपको लगता है कि यार मैं कहाँ जी रही थी आज तक और अब मैं कहाँ आ गई हूँ। वाओ, तो मुंबई ने मुझे एक बहुत ही सिंपल इंसान बनाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्ट्रॉन्ग भी, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग। शाइनी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके किसी क्लोज वन ने आपको कोई धोखा दिया? डेफिनेटली यस। जैसे मैंने आपको अपनी मुंबई की जर्नी बताई, तो वो मेरे लिए टफ इसलिए भी रही कि मुझे सही लोगों का सहारा नहीं मिला। मेरे जो दोस्त लड़कियां या लड़के, मैं उनके लिए हमेशा खड़े रहे, पर मेरे लिए कोई कभी खड़ा नहीं हुआ था। बस एक ही दोस्त है जो अभी भी मेरा दोस्त है, उसने हमेशा मुझे सहारा दिया है, पर वो तो सबकी मदद करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉजंट लकी प्रॉब्ली। हुआ क्या? जैसे कि मैंने किसी को, जब टाइम आया था, किसी को भी मदद चाहिए थी कि यार मेरे घर पे रहना है या किसी भी तरीके की मदद, मैं हमेशा खड़ी हुई थी। पर जब मेरी बारी आई तो मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो इन चीज़ों ने ना मुझे मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाया है कि फिर मेरे लिए वो वाली बात सच हो जाती है कि हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, कि कोई इवेंचुअली आपके लिए खड़ा होता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं शायद, इक्का दुक्का, और सच्चाई भी यही है। कहीं ना कहीं जैसे काम का भी प्रेशर होता है और फ्रेंड्स का भी सपोर्ट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन की ओर लेके जाता है, लगता है आपको ऐसा? हाँ, किसको अच्छे दोस्त नहीं चाहिए, किसको अच्छा हमसफ़र नहीं चाहिए, किसको अच्छा काम नहीं चाहिए, किसको अच्छा खाना नहीं चाहिए। पर वो ना नसीब की बात है, सबको सब कुछ नहीं मिलता। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। नहीं, मैं एक्चुअली कुछ जानना चाहती हूँ, जो मतलब ऐसी कोई बात हुई आपके साथ और आपके दिल को लग गई हो, चुभ गई हो, और आप उसको आज भी याद करके रिग्रेट करते हो कि यार ये अच्छा नहीं हुआ मेरे से? सो बेसिकली मेरी एक दोस्त है जिसने मुझसे हेल्प मांगी थी, मैं उसके लिए खड़ी हुई थी। बट जब उसकी बारी आई तो वो मेरे लिए नहीं थी, तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हिला दिया था। तो सब तो कहते हैं लेट गो करो, चीज़ें लेट गो करनी चाहिए। मैंने उसे काफ़ी कन्विंस किया था कि तुझे ना ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तुझे एक्टिंग परस्यू करनी चाहिए, ये वो कॉन्टैक्ट्स भी दिए थे एंड एवरीथिंग। एंड कहीं ना कहीं उसको भी आई एम श्योर पता होगा, बट आपको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं काफ़ी हद तक।
अगर आप इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो। मैं बॉम्बे तो ऑलरेडी रहती थी, तो मैंने उससे बोला कि तू यू शुड ऑल्सो कम हियर एंड स्टे व्हेन एवर तक। ठीक है, जब फिर मेरे लाइफ में एक ब्रेक आ गया और फिर जब मैं वापस गई और मैंने मदद मांगी तो उसके घर में जगह नहीं थी। एंड कट तो अगले दिन बोलती है उसने अपने घर उस पर डाल दिया। फिर क्या हुआ कि बस मुझे मना कर दिया कि घर में जगह नहीं है, ये नहीं है, और अगले दिन अपना घर ऐड पर डाल दिया कि मुझे कोई चाहिए एज साथ में पीजी का। नहीं मतलब मेरी रिप्लेसमेंट में कुछ दिनों के लिए। अगर ऐसा था तो मुझे क्यों मना किया? कहने का ये मतलब है कि काफ़ी चीज़ें हैं, लोग बॉम्बे में या कहीं पे भी बहुत हाईली प्रोफेशनल होते हैं तो वो एक दूसरे को काट के ऊपर जाते हैं। ये मुझे समझ में आ चुका है, तो ये मेरे लिए एक लर्निंग है एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तो शाइनी, एक चीज़ और बताओ कि आपको कभी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे कभी ट्रोलिंग मिली है? हाँ बिल्कुल मिली है। अब अगर आप बोल्ड सीन्स या कुछ हटके करोगे तो आपको सुनना तो पड़ता ही है, और काफ़ी लोग काफ़ी अजीब चीज़ें लिखते हैं। तो बट फिर वही होता है कि आपको अपने कान बिल्कुल बंद करके निकलना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। कहना आसान होता है, और ये जो कमेंट्स होते हैं, ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं, आपको पता भी नहीं होता, और ये लोग क्यों ट्रोल करते हैं आपको। कहीं ना कहीं फिर आपको वो देखना पड़ता है कि नहीं यार, अच्छे लोग भी तो है, अच्छा भी तो लिख रहे हैं, पर वो अच्छे लोग कम होते हैं, ट्रोल करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो हाँ, मैंने फेस किया है, तो थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है। कभी कभी अच्छा भी होता है जब आप फैंस के मैसेजेस पढ़ते हो, डीएम्स पढ़ते हो, अच्छे कमेंट्स पढ़ते हो, तो फिर वो थोड़ा सा वो उस चीज़ को फिर सेटल कर देता है, ट्रोलिंग को। इतना ज़्यादा नेम फेम होने के बाद भी आप इतने एक्टिव क्यों नहीं हो इंस्टाग्राम पे? क्योंकि मेरा अकाउंट 3-4 बारी हैक हो चुका है, और इस वजह से मुझे डर लगता है कि मैं कुछ पोस्ट करूँ ना करूँ। तो मुझे बहुत डर लगता है इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करने से, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं कभी भी कुछ भी डालती हूँ तो मेरी तरक्की से पता नहीं किसी ना किसी को दिक्कत तो हो ही रही होती है। तो इस वजह से मैं बहुत कम पोस्ट डालती हूँ। फिर फैन कहाँ जाएंगे? आपकी इतनी फैन फॉलोइंग कहाँ ढूंढेगी शायद? और मैं ऐसे सोचती हूँ कि जैसे रणबीर कपूर है, अब वो एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर है, उसको इंस्टाग्राम की ज़रूरत तो नहीं है। तो कल को क्या पता मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं काम मिल जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ओवरनाइट स्टार बन जाऊँ, फिर इंस्टाग्राम पीछे छूट जाए। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो नहीं हैं इंस्टाग्राम पे, और उनकी ज़िंदगी फिर भी अच्छी चल रही है, और उनको काम भी मिल रहा है लगातार। तो काश मेरे साथ भी कोई ऐसा मैजिक हो जाए। चलो, मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ रहेगी, और मैं दुआ करूँगी कि ज़रूर आपके साथ ऐसा हो। एक चीज़ और पूछती हूँ कि जैसे कि अभी तो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो आप ये मानते हो कि मतलब पीआर भी मैटर करती है कहीं ना कहीं एक एक्टर के लिए? 100% बहुत मैटर करती है। आजकल के जितने भी स्टार्स हैं वो स्टार्स इसलिए हैं क्योंकि उनकी बैकिंग बहुत ही अच्छी, उनकी पीआर टीम या उनके मैनेजर्स बहुत ही अच्छे हैं। तो जिस वजह से वो लोग, शायद वो 1 नंबर पे है लेकिन उनको 10 नंबर पे दिखाया जाता है तो उनको 20 नंबर मिलते हैं। यू गेटिंग माई कैलकुलेशन? तो आई थिंक इस वजह से उनको स्टार ऑलरेडी दिखाया हुआ होता है, वो उनकी टीम ने। इतने एफर्ट्स होते हैं उनके प्रमोशन, वो कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो फ़ोटो, ये फ़ोटो, वो फ़ोटो, तो नेचुरली ना चाहते हुए भी लोगों ने देख ही रहे, और वो दिख रहे हैं तो वो बिक रहे हैं। सो दैट्स व्हाट एवरीबडी सेज कि जितना आप दिखते हो उतना आप बिकते हो। तो मतलब जितने भी पैप्स आप वो देखते हैं, कैप्चर करते हो, वो सारे मतलब वो उनके पीआर के थ्रू ही होते हैं? नहीं, कुछ लोग बहुत फेमस है जैसे कि रणबीर कपूर है। अब मुझे तो नहीं लगता जो इंस्टाग्राम नहीं बना रहा वो क्यों ही बुलाएगा किसी भी प्रेस वाले को या जो भी, मतलब मोस्टली होता। आई थिंक सो, गॉड नोज, मे बी दे ओनली कॉल दैम। शायद तो मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है अब कि एक लड़की है जो कुछ नहीं करती है, सिर्फ टिकटॉक बनाना, डांस कर लिया, या मतलब 1-2 वीडियोस डाल दी, और उनकी जो फॉलोअर्स आप देखो मिलियंस में जा रहे हो, और जहाँ आप हो इतना वर्क करने के बाद, इतने टैलेंटेड हो और फिर भी फॉलोअर्स कम, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आता है, जेलस फील होता है। ऐसा कोई कभी आया दिमाग में? नहीं, मुझे जेलसी तो फील बिल्कुल भी नहीं होती है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये उनका लक है और वो अपने हिस्से की मेहनत करें। शायद उस हिस्से की मेहनत मैं नहीं कर रही हूँ, और मैं अपनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न और फिल्म्स में ही कर रही हूँ। हालांकि अगर मैं वो मेहनत जो वो कर रहे हैं वो भी करूँगी
तो क्या पता मेरी भी फॉलोइंग बढ़ जाए, जो शायद मैं उस मेहनत को नहीं कर रही हूँ, तो शायद ऐसा है। बट मुझे जेलस फील नहीं होता, मुझे उल्टा अच्छा लगता है और मैं इंस्पायर्ड फील करती हूँ कि काश मैं भी ऐसा कंटेंट बना पाऊँ, काश मैं भी रोज़ ऐसी इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और इतनी अच्छी अच्छी जगह और इतने नए नए कपड़े पहन कर घूमूँ। मतलब मेरा मन करता है, बट आई थिंक इट्स लव। बट मैं डिपेंडेंट इतनी हूँ ना कि मेरे को जो मैं कर रही हूँ उसी से अगर जो सब कुछ मिल सके तो मिल जाए। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये रणबीर कपूर को तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, वो तो सिर्फ फिल्म करता है, निकलता है और सब बोल रहे रणबीर कपूर, या मतलब ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं। जैसे अब आई मीन कुछ बहुत दिग्गज है, लाइक करीना कपूर भी तो बहुत लेट आ रही है इंस्टाग्राम पे। मतलब कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं थी, फिर वो आपके फ्रेंड्स बोलने लगते हैं कि आप हो नहीं, होना चाहिए, अपडेटेड रहते हो, पता चलता है लोग क्या कर रहे हैं। तो शाइनी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि नॉर्मल सीरियल्स होते हैं और जो वेब सीरीज होती है, ओल्ड और न्यू, तो उनमें क्या बजट का भी डिफरेंस होता है? ऐसा अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मतलब झूठ बोल रही होंगी, क्योंकि अगर ऐसा करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं टीवी कर रही थी तो मैं ज़्यादा पैसे कमा रही थी, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे काम कर रही थी। अभी क्या होता है कि मेरे पास 1 महीने में 2 प्रोजेक्ट्स आते हैं या 3 महीने में, क्योंकि मैं अपनी एक आई एम ट्राइंग टू चेंज माई इमेज। मुझे वो बोल्ड सुन के ना, मतलब एक वो हो जाता है कि हाँ ठीक है, आपने पहली बार एक कदम लिया और आप बहुत नए थे, तो आपने एक स्ट्रॉन्ग कदम लिया। उसके बाद फिर आपको होता है कि यार मैंने कदम इसलिए लिया था ताकि मुझे और बेटर प्रोजेक्ट्स मिले, मुझे धूम 4 मिल जाए या यशराज की कोई मूवी मिल जाए, कि मुझे आदित्य चोपड़ा देख ले, या मुझे कोई एक अच्छा फिल्म मेकर देख ले कि ये सब कुछ देख के अनुराग कश्यप देख ले और बोले कि हाँ मुझे इसको लेना है। तो ऐसा मैंने इसलिए किया था, अब वो पता नहीं कब होगा, भगवान जाने, लेकिन मैंने काम इसलिए किया था वो क्योंकि मुझे अच्छे फिल्म मेकर्स नोटिस करें। तो पर अब उसके पीछे की क्या कहानी है, लंबा रास्ता, ये वो मुझे नहीं पता। कि लेकिन ऑडियंस जो है व्यूअर्स, वो तो यही सोचता है कि शायद शॉर्टकट होता है ये पैसे ज़्यादा कमाने के बोल्ड सीरियल में। तो उनको क्या मैं बिल्कुल बोलूँगी कि वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ये सोच बिल्कुल स्टूपिड है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अगर आप बोल्ड सीन्स करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, या मैं बोलूँगी कि मैं स्टूपिड हूँ कि मैंने कभी ज़्यादा चार्ज नहीं किया। मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि मैं हमेशा एक अंडर प्रेशर आ जाती हूँ। जैसे सामने वाला कोई मुझे बोलता है कि यही है और कहानी बहुत अच्छी, तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है। तो शायद मैं बेवकूफ़ हूँ फिर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि लोग क्या चार्ज करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आई हैव नो आइडिया, सो आई रियली नीड अ मैनेजर। तो इतनी सुंदर से दिल्ली की कुड़ी ये भी जानना चाहेगी हमारी ऑडियंस कि कहाँ से स्कूलिंग की है उसने? तो मैंने स्कूल तो मानुस्थली स्कूल है जहाँ से पुलकित सम्राट भी है, और लगान में जो हीरोइन है वो भी है। तो मेरे स्कूल से काफ़ी नामी लोग हैं, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं मेरे तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे स्कूल में वही वाइब है, वो फिल्मी बैकग्राउंड। एंड देन फिर जो मेरा कॉलेज था वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट था, फैशन कॉलेज था। इट वाज पर्ल अकेडमी, आई थिंक हर कहीं है, मुंबई में भी है, पुणे में भी है। तो वो थोड़ा सा वो बहुत ही हाई फाई था। वहाँ पे ये सारे स्कूल के बच्चे थे, श्री राम, मॉडर्न, DPS, और मुझे ऐसा लगता था हाय मैं कहाँ गई हूँ, मैं इतने हाई फाई लोगों के बीच में आ गई हूँ। तो मैंने कहा वो एक टाइम था जब मैं थोड़ी सी अलग बन गई थी कि ओह इतने हाई फाई लोगों के साथ मैं भी हाई फाई बन गई थी। फिर मेरे को अपनी असलियत समझ में आई कि मैं इनमें से एक नहीं हूँ। तो हाँ, मैंने तब दिल्ली कल्चर बहुत एक्सप्लोर किया था अपने कॉलेज डेज में। मैं बहुत पार्टीज़ करती थी, और मैंने इतनी पार्टी कर रही थी कि अब मुझे हो गया था कि अब मुझे ज़िंदगी में कभी पार्टी इतनी नहीं करनी है, मुझे बस अब काम करना है। पार्टी प्लेस सो पार्टी प्लेस जो मुझे पसंद है वो है किया, DLF प्रोमेनाड में है वो। अभी भी मुझे पता है कि वो अभी भी बहुत हैपनिंग है 20 साल के 21 साल के बच्चों के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ, लंच पर जाऊँ और वही इक्का दुक्का दोस्तों के साथ चिल करूँ। फूड प्लेस छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद है। बड़ा पाव नहीं पसंद? नहीं मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, इसलिए मैं दिल्ली का खाना बहुत मिस करती थी बॉम्बे में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबको पता है दिल्ली तो दिल वालों की है और यहाँ का खाना तो बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं मिस करती थी यहाँ के सीताराम के छोले भटूरे, माय फेवरेट।
अब मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि आप अपने आप को मेंटेन कैसे मैं अपने आप को कैसे मेंटेन करती हूँ? सो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है और मुझे डाइटिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और फिर मुझे वो डाइटिंग करनी पड़ती है क्योंकि मैं ज़रा सा भी कुछ उल्टा सीधा खाती हूँ या ब्रेक रखती हूँ तो मेरा वेट गेन हो जाता है बहुत जल्दी। और मुझ जैसे एक नॉर्मल इंसान को एक नॉर्मल मेहनत करनी पड़ती है, मुझे हर चीज़ के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। मतलब वर्कआउट भी मुझे दिन में 2 बार करना पड़ता है। जैसे अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और उसके लिए मुझे कुछ करना है, पतला होना है शायद, तो मुझे कम से कम लगातार दिन में 2 बार वर्कआउट करना पड़ता है। जैसे किक बॉक्सिंग मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा, पिछले 3-4 साल से कर रही हूँ, लेकिन दिल्ली में मेरे को नहीं पता कि कहाँ पे अच्छी किक बॉक्सिंग होती है, तो मेरे कुछ टाइम से वो नहीं हो रही है। पर मुझे योगा बहुत पसंद है लेटली क्योंकि मुझे थोड़ा पीस मिलता है उससे। और वेट लिफ्टिंग मैं खुद ही करती हूँ और मैं अपने खाने का ध्यान रखती हूँ। लाइक जैसे कोई स्पेसिफिक डाइट लेते हो? हाँ, मैं सुबह, अब मुझे पता चला है कि अगर आप सुबह गरम करो पानी को, उसमें जीरा डालो और हनी डालो और नींबू डालो रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले लो, तो आपका वेट 100% लूज़ होगा ही होगा। एंड डाइट पे मैं लेस ऑफ कार्ब्स लेती हूँ और मोर ऑफ प्रोटीन एंड वेजीज। तो एंड अल्कोहल इंटेक आपको नहीं लेना है, शुगर बिल्कुल कम करनी है क्योंकि मेरा आई एम ब्लेस्ड कि मेरा शुगर टूथ नहीं है। शुगर आपको नहीं लेनी है और आपको मैक्सिमम जो है ना, आपको अपने कार्ब्स कम रखने हैं और प्रोटीन हाई रखना है ताकि आपका फ़ैट लॉस हो। और अगर गुड फैट ले सकते हो तो आप गुड फैट लेना चाहिए, जैसे कि ये अपना क्या कहते हैं, फ्राइड खाना ना खाए, फ़िश खाए, हाँ, जंक फूड नहीं खाना, लेज़ खा लिए, भूख लग रही है चलो चिप्स खा लिए। हाँ, अपने हाथ और अपने मुंह को कंट्रोल करना होता है बेसिकली। तो हाँ, तो उस चीज़ का मुझे काफ़ी अगर फिर वही होता है ना कि अगर आपने कुछ खोया नहीं तो फिर क्या पाया। बेसिकली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो आई थिंक मैं डाइट पे आई विल कॉम्प्रोमाइज़। और मुझे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है टू गो फॉर अ मॉर्निंग रन, तो वो भी एक सैक्रिफाइस है मेरे लिए। और मैं रात को 10:30-11 बजे सो जाती हूँ। सीरियसली? हाँ। और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ? हाँ। योगा? योगा एक्चुअली क्या होता है, मैं अगर रात को जल्दी नहीं सोई तो मैं अगले दिन मोटी दिखती हूँ, नेचुरली ब्लोटिंग होती है, सो इसलिए। और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ ना कुछ। सो बेसिकली अभी मैं कश्मीर गई थी हाल ही में और वहाँ पर मेरे लिए लकी कि ये था कि मैं एक प्रोजेक्ट की शूट करने गई थी एंड मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हो गए। द डायरेक्टर जो हमारे डायरेक्टर हैं वो एक्चुअली उन्होंने अभी कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए फ़िल्म बनाई है एंड मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। राहत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स एंड डायरेक्टर एंड उन्होंने एक पिक्चर बनाई है लिहाफ, वो भी बहुत अच्छी है। हिना खान को सबसे पहले कांस लेकर जाने वाले वही हैं, तो मेरे लिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिल रहा है। तो जो मेरी मूवी आ रही है, वेब फिल्म है, वो शमारों के लिए है, उसमें मैं सेकंड लीड कर रही हूँ क्योंकि मेन कैरेक्टर के सीन्स और इंटेंसिटी अलग थी। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही शार्प और थोड़ा सा नेगेटिव है एंड थोड़ा सा पॉजिटिव है, थोड़ा सा न्यूट्रल है। और जो मैंने उनके लिए एक फेस्टिवल फिल्म करी है जो कि सारा खान के साथ है, द विदाई एक्ट्रेस। सो आई हैव डन दैट फिल्म फॉर फेस्टिवल। तो आई होप काश मेरी भी कांस में फिल्म चली जाए और आई गेट लकी। तो या फिर ऐसा कोई ड्रीम रोल कि मैं काश मैं ये कर पाती या मैं ये करूँ इन फ्यूचर? मैंने आपको बोला था एक मैनिफेस्टेशन है जो अभी तक नहीं हुई और मैं बहुत वेट कर रही हूँ, भगवान करे जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो वो एक मैनिफेस्टेशन है, अब पता नहीं वो कब पूरी होगी, तो जो पूरी होगी कुछ हाँ, बेसिकली एक रोल है जो मैं करना चाहती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि वो, क्या पता आप यहाँ पर बोलो और जो देने वाला। सीरियसली और क्या मैं बोल सकती हूँ, पर क्या पता नजर लग जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता किसी हो की सकता है नजर मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो सोर्स आपको इसके थ्रू मिल जाए। हाँ, मैं मूवी करना चाहती हूँ रणबीर कपूर के साथ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी तो ऐसी दीवानगी है कि मतलब ऑफ कोर्स आप उनसे शादी तो अब कर नहीं सकते हैं, तो अब एक पिक्चर ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
तो बस ये है कि मुझे उनके साथ कोई बहुत अमेजिंग फिल्म करनी है, एंड दैट्स माई ड्रीम सिंस फॉर एवर, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनके काम की। एंड जिस तरीके से मेरी उनसे कितनी बार भी मुलाकात हुई है, तो मैं बस चाहती हूँ कि मुझे मौका कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता, बस मिल जाए। आई होप फॉर द बेस्ट। क्या ये मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द पूरी। करण जौहर का काउच था ना, जहाँ पे आलिया भट्ट की मैनिफेस्टेशन पूरी हुई थी कि उसे रणबीर कपूर से शादी करनी है पर मुझे शादी नहीं करनी। सीनत की आप करो और आपने उनकी मैनिफेस्टेशन बताएंगे और जरूर पूरी होगी। देख ओह माय गॉड, थैंक यू, आई होप सो। आलिया भट्ट की होगी तो मेरी भी हो ही जाएगी। मुझे शादी नहीं करनी, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू हिम, बट आई वांट टू डू अ मूवी विद हिम फॉर श्योर, दैट्स माय ड्रीम। रणबीर कपूर में ऐसी कौन सी क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगती है? ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, और वो मैंने पहली झलक में ही देख लिया था जब वो सावरिया मूवी आई थी। वो जो स्क्रीन प्रेजेंस है, वो जो ऑरा है, वो जो हाँ मतलब नॉट ओनली दैट बट वो गाना है ना, जब से तेरे नैना में, वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिमाग से जाती नहीं है। फिर उसके बाद उनकी, एंड मैं गॉड से रोज़ विश करती थी, ये भगवान इसकी सारी मूवीज़ हिट होती जाए, इसकी फर्स्ट मूवी ऐसे फ्लॉप की होगी, भगवान जी प्लीज़ हिट हो जाए और मैं इससे मिल लूँ। तब मैं स्कूल में थी, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एक्ट्रेस बन पाऊँगी। मतलब ऐसा कौन सोचेगा कि मतलब, तब मुझे लगा कि मैं इससे मिल लूँ, और मैं मिली। एक बार नहीं 3 बार मिल चुकी हूँ मैं उनसे, बट एज अ फ़ैन, नॉट एज एन एक्टर। और मेरा सच में ड्रीम है, मुझे लगता है उस इंसान में ना एक रूहानियत है। मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो गॉड से कनेक्शन है ना रणबीर कपूर का, वो हार्डली मुझे किसी का दिखता है। मतलब वो जो एक कनेक्शन फील होता है ना, और मुझे ऐसा लगता है गॉड लव्स हिम अ लॉट, दैट्स व्हाई गॉड गिव्स हिम लाइक अमेजिंग प्रोजेक्ट्स विच आर क्लोज टू गॉड्स हार्ट। चाहे वो तमाशा हो, रॉकस्टार हो। कौन सी मूवी आपने जो सबसे ज़्यादा बार देखी है? तमाशा और रॉकस्टार, ये 2 मूवीज़ हैं जो मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मैं उनकी सारी पिक्चरें बहुत बार देखती हूँ। हाँ, बचना है हसीनों भी मैंने हॉल पर 3 बार जाकर देखी है, क्योंकि उसमें वो पिक्चर पता नहीं मुझे क्यों बहुत पसंद है। पर रणबीर कपूर की चाहे वो फ्लॉप हो, हिट हो, मैं कोई मूवी नहीं छोड़ती, चाहे फिर वो रॉकेट सिंह क्यों ना हो। रणबीर कपूर आपका ये पॉडकास्ट और हमारा टॉक शो ज़रूर देखिए और आप तक ज़रूर पहुँचें, और ये जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी से। ओह थैंक गॉड, आई डोंट नो वो देखेगा कि नहीं देखेगा, मतलब आई होप सो देख ले और बन जाए, क्या पता, बट अगर देख ले तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। कहते हैं ना, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। एंड कुछ और भी कि कई बार ऐसा होता है जैसे कि आप टीवी स्टार हो और मूवी स्टार हो, तो उनके साथ ना डिज़ाइनर्स बहुत ही मतलब भेदभाव काइंड ऑफ करते हैं। कभी आपने ऐसा फेस किया? मैंने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, मैंने सिर्फ ये फेस नहीं किया है। मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े एक्टर्स को अच्छी वैनिटीज़ मिलती हैं, अच्छे रूम्स मिलते हैं, आपको नहीं मिलता क्योंकि आपने वो लेवल अचीव नहीं किया है। ठीक है, वो आपका लाइफ का फेज़ है, वो भी देखा है। ऑफ कोर्स मेन लीड्स को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, सेकंड लीड्स को अलग। वैसे ही जो आपका ये सवाल है कि टीवी एक्ट्रेस और फिल्म स्टार्स, येस ऑफ कोर्स, मतलब अगर आपने वो लेवल अपनी लाइफ में अगर सक्सेस का नहीं अचीव किया है, तो मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आपसे जुड़ते हैं, अनलेस आपने लाइफ में कुछ बहुत अलग किया है। या तो ये बात बिल्कुल सही है कि लगता है कि डिज़ाइनर्स जो हैं वो मतलब बॉलीवुड एक्टर्स जो होती है उनको ज़्यादा पुश करते हैं, टीवी सीरियल्स वालों को कम। हाँ जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि फिल्म स्टार्स का अलग फेम है और टीवी स्टार्स का फेम अलग है। हालांकि बात एक ही है, सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं और ये माध्यम अलग अलग हैं, बट कहीं ना कहीं ऊंचाई तो ज़्यादा फिल्म स्टार्स को ही मिलती है। फिल्म स्टार का कई मूवी आई तो उससे उसको फेम मिला, और एक जो एक्टर टीवी सीरियल सोप जो चल रहा है उसमें इतना घर घर में पहुंच रहे हैं और उसका करेक्टर बसा हुआ है लोगों के दिमाग, आपको लगता नहीं उनका फेम ज़्यादा होता है फेम, लेकिन वो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। अब जैसे ये सीरियल्स एक टाइम पे आ रहे थे, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अब वो तुलसी का एक कैरेक्टर है जो सबके दिमाग में और रहेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर उस टाइम पे सीरियल बहुत ज़्यादा इन थे। अभी क्या है कि अभी उस टाइम के फिल्म स्टार्स को इतना शायद लोग नहीं जानते होंगे,
लेकिन अभी क्या है कि फिल्म्स और वेब इतना ज़्यादा है कि टीवी स्टार्स को आई थिंक आज की डेट में ज़्यादा लोग नहीं पहचानते, पर हाँ फेम ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो रोज़ आते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। तो मतलब जो टीवी की जगह है वो आज की डेट में मुझे तो ऐसा ही लगता है, मुझे सच में ऐसा लगता है कि टीवी की जगह कहीं ना कहीं OTT ने ले ली है। अब मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म्स और टीवी में जो एक डिफरेंस है वो रहता ही है, पर पता नहीं क्यों है ऐसा, पर ऐसा है फिल्म्स के जो स्टार होते हैं। बट आई थिंक अभी जो टाइम चेंज हुआ है, फिल्म स्टार्स और टीवी स्टार्स और OTT ये काफ़ी सेम हो गया है। तो मुझे लगता है वो जो पहले नज़रिया था कि डिज़ाइनर्स ऐसे हैं उन्हीं को देते हैं, मुझे लगता है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। लाइक जब अभी हिना खान कांस के लिए गई तो शी वोर गुड क्लोथ्स फ्रॉम गुड डिज़ाइनर्स। सो आई फील अब आई थिंक टीवी स्टार्स के लिए भी अब टीवी स्टार्स रह भी नहीं गए हैं, वो भी हर जगह आ रहे हैं, OTT, फिल्म स्टार्स एवरीवेयर। तो मुझे लगता है कि डिफरेंस तो है, पर मतलब एक ना कहीं लेवल अप हुआ तब जाके उनको। दैट्स ट्रू कि आपको बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर मेरा ड्रीम है कि मुझे मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहनने हैं तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, एक लेवल पर पहुंचना ही पड़ेगा। तो ऐसे तो वो मुझे नहीं देने वाले ना, वरना वो तो फिर किसी को भी मिल जाएंगे। जैसे हमारी ऑडियंस है, बहुत सारे जो न्यू कमर्स है और सीख रहे हैं, कुछ आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो मैं चाहूँगी आप उनके लिए कोई मैसेज दो ना कि अगर उनको एक्टर बनना है या फिर एक्टिंग लाइन में जाना है या फिल्म इंडस्ट्री में आना है या मॉडलिंग करनी है, तो वो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बेसिकली लोगों को लगता है कि एक्टिंग का मतलब सुंदर दिखना होता है या अच्छे कपड़े पहनना होता है, पर ऐसा नहीं है। सच्चाई कुछ और ही है। आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, रोज़ ऑडिशंस बनाने पड़ते हैं, रोज़ अपनी कला पर मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, असलियत में किरदारों को पढ़ना पड़ता है, और ताकि आप वो किरदार निभा सको ऑन स्क्रीन। और रोज़ और इट्स नॉट अ केक वॉक। लाइक इफ़ यू फील कि एक्टर बन जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप एक्टर बन भी गए, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। मतलब आपने उतने पैसे नहीं कमाए सपोजिटली, हर कोई तो एज लिस्ट एक्टर बनता नहीं है, हर कोई तो उस मकाम पर पहुंचता नहीं है, तो व्हाट नेक्स्ट। तो इट्स नॉट अ केक वॉक। मुझे लगता है कि आपको अपनी सारी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। पहले तो आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्वालिफिकेशन से, फिर उसके बाद जाके आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। तो वो एक मेरा मानना है। दूसरा ये है कि ये मॉडलिंग करके या छोटी छोटी रील्स बना के या आप स्टार नहीं बन सकते या एक्टर नहीं बन सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बॉडी पर, अपनी एक्टिंग पर, मतलब हर कोई अपने तरीके की मेहनत कर रहा है। जैसे इरफान खान सर हैं, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। उन्होंने अलग ही लेवल की मेहनत करी है अपने ऊपर, और जो कॉम्बिनेशन है, जो गुड लुक्स हैं और एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, वो भी अलग ही लेवल की मेहनत कर रहे हैं। अगर आप देखो तो अपना जितने विकी कौशल, रणबीर कपूर, जितने भी दिग्गज कलाकार हैं, राजकुमार राव, ये सारे अपनी बॉडी मेंटेन करते हैं, फैट होते हैं, थिन होते हैं, मतलब मुकाम इनको कैसे भी मिलाओ, कहीं से भी मिलाओ, पर ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। सो आई फील फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। सेकेंड थिंग, आपको कोई ना कोई डिग्री रखनी है अपने पास। थर्ड थिंग, आपको अपनी एक्टिंग के लिए कोई ना कोई वर्कशॉप ज्वाइन करनी चाहिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई डांस वर्कशॉप ज्वाइन करनी चाहिए और अपने आप को बिजी रखना चाहिए। एंड एक्टिंग वर्कशॉप के लिए या तो आपको थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने चाहिए, ताकि आप दिन ब दिन बेटर होते जाए। और रोज़ की कम से कम 5-6 ऑडिशंस तो खुद से लिख के या किसी फिल्म को देखकर, मेरा ऐसा मानना है कि रोज़ की 5-6 फिल्म्स तो देखनी ही चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज की, अलग अलग कंटेंट, ताकि आप एक अच्छे कलाकार बनो। रोज़ का आपका ये खुद का काम होना चाहिए कि ये मैंने मूवी देखी है, ये मैंने सीन देखा है, ये मैंने सीन लिख लिया, ये बोल रहा है, और फिर आपको वो सीन खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए। आई बिलीव कि शायनी ऐसे, हाँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बेसिकली मैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ रिलेटेड टू एक्टिंग। जैसे कि मैं दिन की रोज़
5-6 फिल्म्स तो देखती ही देखती हूँ, क्योंकि मैंने वन ऑफ द शोज़ में देखा था, जोया अख्तर वो सेइंग कि 5-6 फिल्म्स तो आपको देखनी ही चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ऑडिशंस बनाने ही बनाने हैं, इर्रिस्पेक्टिव आपको काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपका हाई फेस चल रहा है लो फेस चल रहा है, अगर आपको एक्टिंग से प्यार है तो आपको ऑडिशंस बनानी चाहिए, इंटरव्यूज़ देखने चाहिए, तो आपको पता चलता है कि जो एक्टर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखती हूँ, इरफान खान सर के, रणबीर कपूर, राजकुमार राव, विद्या बालन, तापसी पन्नू, इन सब के इंटरव्यूज़ देखे हैं, आलिया भट्ट, कि ये अपने इंटरव्यूज़ में क्या बता रहे हैं किरदार के बारे में, क्यों ये ऐसे हैं, इनके राउंड टेबल्स हैं यूट्यूब पे। तो ये सब आई अंडरस्टैंड देम कि ये क्या साइकी है, ये कैसे यहाँ पे पहुँचे और क्या कर रहे हैं और कैसे ये इतने बड़े एक्टर्स बने। अब जब आप पीआर की बात करते हैं, मुझे नहीं पता वो पीआर कैसे आता है, कब आता है, बट आई फील व्हेन यू आर ट्रूथफुल टू योर आर्ट एंड योर पैशन, यू विल 200% अचीव समथिंग इन लाइफ, समथिंग। जिसके आजकल की ये मतलब हीरोइंस नई भी हैं और पुरानी भी हैं, तो आप उनको देखोगे कि आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है अपनी ब्यूटी इनहैंस करने का, तो आप उसको सपोर्ट करते हो? आई थिंक ईच वन टू इट्स ओन। अगर किसी को लगता है कि उनके लिप्स अच्छे नहीं लग रहे जो भगवान जी ने दिए हैं और उनको थोड़ा सा ठीक करवाना चाहिए और वो उससे बेटर लग रही हैं, तो वाई नॉट। अगर आप फिर वो तो उनको पता ही होता है कि ऐसा होगा, बट अगर कोई इन्हांस हो रहा है उससे और वो चीज़ उनके लिए वर्क कर रही है, किसी के लिए वर्क करती है, आप ये देखो कि ये इसमें भी कितनी लक की बात है कि कोई चीज़, जैसे इवन द सर्जरी किसी के लिए वर्क करती है और किसी के लिए बिल्कुल वर्क नहीं करती, मतलब किसी को उसकी वजह से बहुत काम भी मिलता है और किसी को नहीं भी मिलता। तो आई फील कि इंडस्ट्री इज़ वेरी मैजिकल and has lot of luck factor, hard work, smart work, everything is there, but I see lot of luck going on anywhere and everywhere. Like मैं किसी को कुछ साल तक देखती नहीं हूँ और एकदम से मैं ओवरनाइट देखती हूँ सब लोग, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ओवरनाइट स्टार्स बन जाते हैं बड़े बड़े। So that's what I've seen. नहीं अपने आप को 5 साल बाद कहाँ दिखती है, कौन से मुकाम पर देखती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा तो काफ़ी साल पहले था कि अगर 10 साल हो जाएंगे तो शायद मैं उस मुकाम पर होंगी, पर मुझे ये बिलीव नहीं होता कि पहली बात तो मैं एक्ट्रेस बन गई, दूसरी बात मैं एक मुकाम पर ऑलरेडी हूँ जो मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। तो अगर मैंने तब ऐसा सोचा था कि मैं एक XYZ पोजीशन पे पहुँचूंगी और मैं आज हूँ टचवुड, तो अगर मैंने कुछ और सोचा और मैं कहाँ देखती हूँ अपने आप को, वो तो मैंने आपको बताया, मुझे मूवी करनी है रणबीर कपूर के साथ। अब वो मुझे लगती है इसके अलावा, पर फिर क्या पता उसके थ्रू मुझे और ज़्यादा काम मिले। बेसिकली मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ड्रीम है इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छी मैसेज ओरिएंटेड मूवी करना जो लोगों तक पहुँचे, वो एक चीज़ है। साइड बाय साइड मुझे एंटरप्रेन्योर भी बनना है, मतलब मेरा एक वो भी ड्रीम है कि मुझे साइड पे कुछ अच्छा सा बिजनेस करना है। क्या ये सवाल है आपका, तो आई थिंक मैं डॉक्टर होती। हाँ, तो लाइन लग जाती है वैसे तो। डॉक्टर्स आपने देखे होंगे कितनी सुंदर सुंदर तो होती हैं, तो बट हाँ, पर वो डिग्री नहीं है ना मेरे पास। बट हाँ, मैं डॉक्टर होती, मैं कहीं ना कहीं आई थिंक मैं न्यूट्रिशनिस्ट होती। शायनी कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं, कई मेकर्स होते हैं, उनको अप्रोच करते हैं और चाहते हैं कि हम इनके साथ काम करना चाहते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ आप हमें ये ऑडिशन दे दीजिए, ठीक है ना, जिससे हम आपको कास्ट कर सकें, लेकिन वो कुछ नहीं, बोस्ट इको वाला ही बात आ जाती है उनके अंदर कि हमने तो इतना काम कर रखा है, हमने ये कर रखा है, वो कर रखा है, अब क्यों बना के दें आपको ऑडिशन। ऐसा कभी आपने देखा? ऑफ कोर्स ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि ऑडिशन सबको बनाने चाहिए, बट कुछ लोग क्या होता है कि मे बी उनका फेम इतना ज़्यादा है लाइफ में, या शायद उनको ऐसा लगता है कि वो किसी मुकाम पर हैं, तो उनको लगता है कि ऑडिशंस हम क्यों बनाएं, राइट। लेकिन जो एक्टर है ना, आपको मैं बताऊं, लियोनार्डो डिकैप्रियो आज तक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन सिनेमा। वो आज तक ऑडिशंस बनाता है और ही मेक्स श्योर दैट ही इज़ मेकिंग ऑडिशन। उसको क्या ज़रूरत है, वो तो फिल्म स्टार है, वो तो डॉलर्स में कमा रहा है, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ये नॉर्मल जो बात है ना, ये लोग समझते नहीं और ईगो पे इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं कुछ हूँ अपने आप में, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा कलाकार हर रोज़ अपने ऑडिशंस बनाएगा क्योंकि उसको खुद की कला से प्यार है, उसको ये दिखाना भी है दुनिया को कि मतलब
मुझे अपने आप से प्यार है। लाइक रिसेंटली आई मेट कपिल देव, तो मैंने उनसे पूछा मैं बिल्कुल मैं ऐसे हो गई, सर मैं श्रीलंका में थी, तो मैं उनसे मिली, मैंने कहा मैंने 83 देखी आपकी और आपने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है, पहला वर्ल्ड कप। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपने लिए खेल रहा था। कि आप लोगों के लिए खेलते हो, आप पहले अपने लिए खेलते हो। तो वैसे ही एक कलाकार, एक एक्टर, एक प्लेयर, जो कोई भी है, उसको अपने काम को अच्छे से करना चाहिए, चाहे फिर वो ऑडिशन बनाना हो, चाहे फिर वो अगर आपका कॉल आया भी और मैंने कहा नहीं मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं नहीं आ सकती, तो मेरी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस होगी। तो आपका कॉल आया और मैं बोलूँ कि मैं अभी आ रही हूँ, मैं रेडी हूँ, मतलब वो चीज़ ना नोटिस होती है। तो अगर आप फेक हो तो वो भी नोटिस होगा, अगर आप रियल हो तो वो भी नोटिस होगा। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। तो कहीं आपके काम के लिए आपको पैशन होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। पर ईगो का क्या है ना, वो कहीं पे भी आ जाती है और कभी भी आ जाती है। शायद आज मैं ऐसी बात कर रही हूँ, बट ईगो से ना हर किसी को बचना आसान नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। चाहे फिर वो ऑडिशन बनाना हो, चाहे फिर वो किसी एक मुकाम पे पहुंचना हो, चाहे फिर वो बहुत सारे पैसे कमाना हो, तो ईगो तो आ ही जाती है। लगता है कि वो लोग लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाते। जितने लोग मैंने देखे हैं नहीं, वो छोटे खिलाड़ी रह जाते हैं। मतलब जैसे एक मैच खेल लिया या एक मूवी कर ली और फिर उसी मूवी का खा रहे हैं लाइफ लॉन्ग, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ओ मैं ही तो स्टार हूँ, मेरी वजह से ही तो पिक्चर, जबकि पिक्चर एक इंसान की वजह से नहीं चलती। पिक्चर चलती है मेकर्स, को एक्टर्स, म्यूज़िक, बैकग्राउंड, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, ये पूरी टीम होती है, साउंड, कैमरा, इस वजह से पिक्चर चलती है, क्योंकि इतनी सारी अच्छी एनर्जी साथ में आती है। इसलिए नहीं चलती कि मेकअप, हेयर, लुक, फैशन स्टाइलिस्ट, बेसिकली टीम वर्क। या मतलब आपको लगता है कि आप एक ओवरनाइट स्टार हो और आपने क्या कर लिया लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इस चीज़ों से लोगों को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आज आपका कुछ हो, कल को लोग नोटिस कर लेंगे कि ऐसा है या वैसा है, वो कहेंगे यार काम तो बकवास करता है, एक पिक्चर तो किस हिट हो गई। ये मेरा मानना है। तो शाइनी, कोई फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ पर आप जाके शूट करना चाहते हो, ऐसी कोई? बहुत सारी हैं। वन ऑफ एक्चुअली फेवरेट डेस्टिनेशन से ज़्यादा ना मुझे हॉलीवुड फिल्म करनी है, पर मैं चाहती हूँ कि वो इंडिया में शूट हो, पर वो हॉलीवुड जाए, जिसकी वजह से मुझे ट्रैवल करने को मिले। मुझे न्यूयॉर्क जाना है, LA जाना है। मैंने सोचा आप दुबई बोलोगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है ना। दुबई तो पता नहीं, आई मीन आई डोंट नो, बट या दुबई इज़ अ गुड प्लेस। आई जस्ट होप काश रणबीर कपूर एपिसोड देखे तो मज़े आ जाएंगे, पर वो कहाँ देखेगा। क्यों नहीं देख सकता? एक बात बताओ, जब वो उर्फी जावेद का देख सकता है तो आप तो क्यों नहीं देख सकता? उर्फी जावेद ने तो क्या कयामत ढाई हुई है, वो कहाँ मैं कहाँ यार। आप किसी से कहो थैंक यू सो मच अगर आपको ऐसा लग रहा है, बट आई जस्ट होप रणबीर कपूर देख ले। और नो ऑफेंस टू आलिया भट्ट दो। थैंक यू सो मच शाइनी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया हमें आज अपने शो पर। थैंक यू सो मच हमारे शो पर आने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड मुझे बहुत मज़ा आया आपके शो पे आके, और ये सेटअप कितना अमेजिंग है, एंड आई होप योर शो डज रियली वेल इन लाइफ। थैंक यू, बाय। Bollywood Friday presents Unfold with Zenith Season 1, powered by Timology Softtech and Media Private Limited. Watch every Friday exclusively only on Bollywood Friday, and also available on Spotify.